हेलो दोस्तों, मैं गगनदीप आपकी प्यारी राइटर आज आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लखनऊ उत्तर प्रदेश सिटी हॉस्पिटल। एक 24 साल की लड़की वार्ड के बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें सुरमई, गुलाबी होंठ, रंग गोरा, 5 फीट 2 इंच हाइट, बॉडी स्लिम और फिट थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और स्ट्रिप से मेडिसिन दी जा रही थी। उसके सामने 6 फीट 2 इंच का आदमी खड़ा हुआ था। उसकी उम्र 30-32 साल के आसपास थी। उसका रंग हल्का गेहूंया, आंखें काली और मस्क्यूलर बॉडी थी। उसने सफ़ेद कुर्ता पजामा और उसके ऊपर काले रंग की बास्केट पहन रखी थी। उसने अपने कुर्ते के दोनों बाजू हाफ फोल्ड की हुई थी। वो काफ़ी गुस्से में नजर आ रहा था। वो हमारा बच्चा था, हमारा अंश। तुमने उसके बारे में हमें एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ, नहीं करते हम तुमसे प्यार। अरे, इस जबरदस्ती की शादी में तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी मिल गई तो उसके साथ बहला लिया। उसको तुमने प्यार समझा? जड़ बुद्धि। वो आदमी गुस्से में उस पर बरस रहा था और लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आदमी गुस्से में बोला, कभी खुद को ऑब्जर्व किया है तुमने? शक्ल सूरत के अलावा है तुम्हारे पास बस अकड़ है। उसी अकड़ के कारण तुमने हमें ये नहीं बताया कि हम बाप बनने वाले हैं। अरे, हमारे नाम से जानते हैं तुम्हें, श्रीमती केसर आवेश सिंह रावत। ये बच्चा हमारा था जिसे तुमने मार डाला। खूनी हो तुम, खूनी, हमारे बच्चे की खूनी। उसकी बात सुनकर केसर के सामने कुछ दृश्य घूमने लगे। एक बड़े से घर के हॉल में केसर रोते गिड़गिड़ाते हुए अपने सामने गुस्से में खड़े आवेश से बोल रही थी, हमने कुछ नहीं किया, आपकी बहन को हमारा विश्वास करिए। आवेश ने उसकी गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से में बोला, इस घर में शादी करके आने के पहले से ही तुम शिवानी के पीछे पड़ी हुई हो। शिवानी झूठ बोल रही है। आप हमसे प्यार करते हैं ना, तो एक बार हम पर विश्वास कीजिए, हमारे पास सबूत है कि हमने कुछ नहीं किया। केसर ने रोते हुए उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। आवेश उसको बाजू से पकड़कर गुस्से में बोला, ये तुम्हारी अदालत नहीं है जो तुम यहाँ पर अपनी वकालत झाड़ने के लिए हमारी बहन के खिलाफ झूठी सबूत पेश करोगी और हम उस पर विश्वास कर लेंगे। तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हारे जैसी लड़की से प्यार करेंगे? नहीं करते हम तुमसे प्यार, समझी? उसके ये शब्द सुनते ही केसर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने फिर भी कुछ बोलने के लिए आवेश को छूते हुए कहा, आप शांति से एक बार हमारी बात सुनिए। नहीं सुननी हमें तुम्हारी बात। आवेश ने केसर को गुस्से में झटकते हुए धक्का देकर खुद से दूर किया और केसर पेट के बल जमीन पर गिरी। गिरते ही उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकली, आ। ये सब याद करके वार्ड के बेड पर लेटी केसर मुंह से दर्द भरी सिसकी निकली। आवेश उसे देखकर गुस्से में बोला, अब ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। तुम खूनी हो हमारे बच्चे की, तुमने हमारे बच्चे को मार डाला। इतने में दरवाजे से एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आते हुए बोला, शांत हो जाओ आवेश। वो आवेश को संभालते हुए बोला, हम जानते हैं हमारे खून में कमी की वजह से तुमने अपना खून खो दिया, लेकिन इस वक्त तुम शांत हो जाओ, हम बात करते हैं इससे। तुम जाओ अपनी बहन को देखो, उस बच्ची की हालत खराब है, इसकी वजह से उसने सुसाइड करने की कोशिश की। आवेश एक नज़र केसर को गुस्से में घूर कर वहां से बाहर चला गया। उसके जाते ही वो आदमी केसर के पास आया और उसको बाजू से पकड़कर खड़ा करके गुस्से में बोला, तुम्हें किस लिए जन्म दिया? इस बात के लिए हमें कब तक पछताना होगा? जय सिंह चौहान की बेटी हो तुम, अब का सीएम जिसके सामने पूरी अब सिर झुकाती है, उसका सिर तुमने अपने पति के सामने झुका दिया। होम मिनिस्टर से शादी करवाई थी तुम्हारी, सोचा था कि तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, लेकिन नहीं, तुमने हमारी नायक कटवा दी। ऐसा ही करना था तो जन्म लेते ही मिस्टर जाती। हमने कुछ नहीं किया पापा, हमने कुछ नहीं किया। वो हमारा बच्चा था, कोई हमारा दर्द समझ लो। क्या कोई नहीं समझना चाहता हमें? केसर ने दर्द भरी मुस्कान के साथ उसे देखते हुए कहा। जय ने गुस्से में कहा, एक तो गलती की ऊपर से नाटक कर रही हो। बच्चे पर पहला हक उसके बाप का होता है, उसे पता होना चाहिए था कि तुम्हारी कोख में उसका अंश पल रहा है, वरना ये सब होता ही नहीं।
तुम्हारी हगरत से हमें आज इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि हम पछता रहे हैं कि जब डॉक्टर ने तुम्हारी माँ को बोला था कि लड़की है और उसने जिद्दी की थी उसे लड़की को जन्म देना है, तो क्यों हमने उसकी जिद मानी? क्यों तुम्हें तब ही नहीं मार डाला? केसर की स्ट्रिप से पकड़ की वजह से खून निकल रहा था, लेकिन उसके पापा को उस पर तरस नहीं आ रहा था। उसने अपने हाथ को देखते हुए कहा, अब अगर हम मर जाए तो आपको अफसोस तो नहीं होगा ना पापा? कृपा होगी हम पर अगर तुम मर जाओ। हमसे बढ़कर खुश इस दुनिया में कोई नहीं होगा कि हमारा इकलौता गंदा खून इस दुनिया से चला जाए। जय ने गुस्से में इतना बोला और उसे छोड़ते हुए कहा, इतनी बेइज्जती करवाने के बाद जाकर किसी ट्रेन के नीचे आ जाओ या ब्रिज से कूद जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। इतना बोलकर जय वहां से बाहर चला गया। केसर ने अपने पेट पर हाथ रखा और दर्द भरी आवाज में सिसकते हुए बोली, हाँ हमें मिस्टर जाना चाहिए, हम अपने बच्चे को भी नहीं बचा पाए। हमारे जैसे इंसान को जीने का कोई अधिकार नहीं है। वो अपने आंसू साफ करके बेड से उतरी और उसने अपनी स्ट्रिप खींच कर निकाल दी। वो बहुत ही कमजोर महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और वार्ड से बाहर निकल गई। वहां उसके लिए कोई भी मौजूद नहीं था। उसने देखा उसके सामने वाले वार्ड में आवेश, जय, एक औरत और एक लड़की मौजूद थी। वो लड़की बेड पर लेटी हुई थी। केसर ने ग्लास डोर से उन सब को देखा। केसर को आवेश के साथ बिताए अपने रोमांटिक मूवमेंट्स याद आए जो उसकी बहन शिवानी के सामने बदल जाते थे। वो शिवानी के सामने उससे बहुत रूड बिहेव करता था, जिसे केसर उसके अकेले में किए जाने वाले प्यार की वजह से भूल जाती। पर आज वो कुछ भी भूलने की हालत में नहीं थी। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी। वो नंगे पैरों से चली जा रही थी। अंधेरी रात और तूफानी रात में वो अकेली ही अस्पताल से बाहर निकल गई। वो सुनसान सड़क पर आगे बढ़ गई। आसमान में बादल गरज रहे थे। वो रोते हुए बस चले जा रही थी। बारिश शुरू हो गई थी और केसर उसमें भीग रही थी, पर लगातार अपनी मौत की तरफ बढ़ रही थी। उसके सामने अपने साथ हुए आज तक सबके जुर्म और सितम याद आ रहे थे। उसके पापा का जबरदस्ती उसकी शादी आवेश से करना, उसके सपनों का गला घोंटना, उसके साथ प्यार में धोखा मिलना। दूसरी तरफ उसके जाने के बाद एक गाड़ी अस्पताल के सामने आकर रुकी। उसमें से एक अधेड़ उम्र का शादीशुदा जोड़ा और एक उम्रदराज आदमी निकला। वो लोग काफी घबराए हुए थे। हमरी पोती, हमरी केसर, वो बूढ़ा केसर को पुकारते हुए अंदर जा रहा था। उसके पीछे पीछे चल रही औरत रोते हुए बोल रही थी, हमारी बच्ची को कुछ हुआ तो नहीं? वो ठीक होगी ना संजय? शांत हो जाओ मधु, केसर को कुछ नहीं होगा। संजय यानी उसका पति उसे समझाते हुए बोला। ये केसर के बुआ फूफा थे और उनके साथ केसर के दादा भैरव सिंह रावत थे। वो लोग केसर के वार्ड में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। भैरव जी घबराते हुए बोले, हमारी पोती कहाँ है? केसर, केसर, वो लोग उसे पुकारते हुए बोले, पर वहां उन्हें कोई नहीं मिला। वो बाहर आए तो सामने वाले वार्ड में उन सबको एक साथ देखकर भैरव गुस्से में उसके अंदर गया और अपने बेटे जय पर बिगड़ते हुए गुस्से में बोला, हमारी पोती कहाँ है? बाबूजी। जय ने उनको देखते हुए ये कहा तो मधु भी अंदर आकर रोते हुए बोली, भैया केसर कहाँ है? ये हमको क्यों पूछ रहे हो? वो अपने वार्ड में होगी, जाकर देख लीजिए उसे। यहाँ डिस्टर्ब मत कीजिए, शिवानी की तबीयत खराब है। जय ने उनको देखते हुए मुंह बनाते हुए कहा। भैरव ने शिवानी को देखा जो कि आराम से अपने फोन में कुछ देख रही थी। इसकी तबीयत खराब है या हमारी पोती? उसने अपना बच्चा खोया है, उसका जरा सा ख्याल कर, भैरव ने गुस्से में कहा। जय ने गुस्से में कहा, गलती उसकी ही थी और बच्चा उसने नहीं, आवेश ने खोया है। उसे तो फर्क भी नहीं पड़ा। काश बच्चे की जगह वो मर जाती तो हमें शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता आज आवेश के सामने। भैरव ने उसकी गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। इतने में संजय अंदर आते हुए बोला, बाबूजी केसर कहीं नहीं मिल रही। हमारी पोती, हमारी पोती, अगर उसे कुछ हो गया तो हम तुम लोगन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भैरव ने गुस्से में उनको उंगली दिखाते हुए कहा।
जय ने गुस्से में कहा, गलती उसकी ही थी, और बच्चा उसने नहीं, आवेश ने खोया है। उसे तो फर्क भी नहीं पड़ा। काश बच्चे की जगह वो मर जाती, तो हमें शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता आज आवेश के सामने। भारू ने उसकी गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। इतने में संजय अंदर आते हुए बोला, बाबूजी, केसर कहीं नहीं मिल रही। हमरी पोती, अगर उसे कुछ हो गया तो हम तुम लोगन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भारू ने गुस्से में उनको उंगली दिखाते हुए कहा। भारू की बात सुनकर अचानक से आवेश अपनी जगह से उठते सीधा केसर के वार्ड में गया। वहां पर केसर को ना पाकर वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल गया। दूसरी तरफ जय ने भैरव को गुस्से में कहा, देखिए उसे अपनी पत्नी की कितनी चिंता हो रही है, और आपकी पोती इतनी लापरवाह है कि इस हालत में भी सबको परेशान कर रही है। हमरी पोती? हाँ, वो सिर्फ हमरी पोती है। तो सुन ले, आज अपने कान खोलकर, वो हमरी पोती है तो हमरा जो कुछ भी है ना, वो हमरी पोती का है। हमने सब कुछ उसके नाम कर दिया। अगर उसे कुछ भी हुआ तो भीख मांगना तू तोहार ये नचनिया मेहरारू और तुमरा आवारा बिटवा। भारो गुस्से में ये बोला और मधु के साथ बाहर चला गया। उसे जाते हुए देखकर जय गुस्से में बोला, अब हद हो गई इस लड़की की, इसको ढूंढना पड़ेगा। काजल, जश्न, तुम दोनों शिवानी के पास रहना, हम उसे ढूंढने जा रहे हैं। उसने अपनी पत्नी और बेटे को समझाया और वहां से चला गया। दूसरी तरफ आवेश पूरे अस्पताल में केसर को ढूंढ रहा था। वो अस्पताल के बाहर बने गार्डन में आया और आसपास अंधेरे में देखते हुए बोला, अरे कहाँ हो केसर? देखो वकील साहिबा, हमको परेशान मत करो। हमसे गुस्सा हो तो सामने कुछ भी बोलो, हम सुनेंगे। हाँ, हमने तुम्हारा दिल तोड़ तो बदला लो हमसे, पर ऐसे छोड़कर मत जाओ। उसकी आंखों के सामने केसर के साथ बिताए प्यार भरे लम्हे याद आ रहे थे। एक दिन केसर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही थी। तभी आवेश उसके पास आया और उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोला, मान जाओ, हमें सच में तुम्हारे साथ प्यार हो गया है। हम तुम्हारे जैसे गुंडे को प्यार करना तो दूर पति भी नहीं मानते। वो उसका हाथ झटक कर जाने लगी तो आवेश ने उसे वापस अपने पास खींचा और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए, और कुछ देर बाद उसे छोड़ने के बाद वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सच में हम तुमसे प्यार करने लगे हैं, नहीं रोक पा रहे अब खुद को तुमसे दूर जाने से। केसर ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और कुछ देर किस करने के बाद वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अब अगर तुमने हमें धोखा दिया ना तो हम तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, और जितना प्यार अब हम तुम्हें करने वाले हैं उससे दोगुनी तुमसे नफरत करेंगे। उसकी बात याद करके गार्डन में खड़ा आवेश आंखें भर आया। केसर, केसर! वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल गया। उसने अपने सभी गार्ड्स को, पुलिस फोर्स को केसर को ढूंढने के लिए लगा दिया था। संजय और जय भी केसर को ढूंढ रहे थे। भारू और मधु घर लौट गए थे। आज रात मौसम बहुत ही खराब था। लगातार बारिश हो रही थी, हवाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और रात के अंधेरे में ये दृश्य बहुत ही डरावना लग रहा था। जंगल के बीचों बीच एक खंड में केसर फर्श पर पड़ी हुई थी। उसके माथे से लगातार खून बह रहा था। उसका पूरा शरीर पीला और कमजोर हो चुका था। शायद उसे टॉर्चर भी किया गया था। उसको घेर कर कई सारे बॉडीगार्ड खड़े थे और उनके साथ कुछ लोग और थे जो शायद उनके बॉस थे। केसर, तुम कितनी बेवकूफ हो, जो इतना भी नहीं जान पाए कि आवेश अपनी बहन के अलावा किसी से प्यार नहीं करता। उसके ऊपर भरोसा करके तुमने अपनी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। एक औरत केसर के सामने आते हुए बोली। सही कहा आपने, मॉम। बेचारी उससे इतना प्यार करती थी कि उसकी बहन के सामने उससे इतना कुछ चुपचाप सुन लेती। अपनी माँ की तरह इसे भी जज बनना था ना, लेकिन देखो अपने पति को ही ठीक से जज नहीं कर पाए। इतना कहते ही वो लड़का हंसने लगा। उसने जो किया सो किया, पर तुम सब ने ऐसा क्यों किया? हमने तो तुम्हें कभी अपना सौतेला भाई नहीं समझा जश्न, लेकिन तुम लोगों ने हमें धोखा दिया। क्यों? केसर ने रोते हुए सवाल किया। जश्न ने गुस्से में कहा, क्योंकि तुम पापा की जायज बेटी हो और हम नाजायज। हमारी मॉम और हम ये ताना सुन सुनकर हम ऊब चुके हैं, अब बस और नहीं।
एक लड़की उसके पास आई और उसके बालों को पकड़कर गुस्से में बोली, तुम इसी कबिल हो केसर भाभी? हमारे भैया को अपने प्यार के जाल में फंसा रही थी, हमारा सच उनके सामने लाने वाली थी। तुम्हारी वजह से हमने अपना हाथ काटा। तुमने आज तक हमसे बस छीना ही छीना है, आज हम तुमसे छीनेंगे तुम्हारी सांसें। इंतजार किस बात का कर रहे हो? साइन ले लिए है प्रॉपर्टी पर, अब जान से मार दो इस लड़की को और इसकी लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक आओ, काजल ने बॉडीगार्ड को इशारा करते हुए कहा। मरे हुए को मरकर क्या हासिल कर लोगे? सब कुछ छीन चुके हो, हमारा अब क्या बाकी है? छोड़ दो हमें, हम दूर चले जाएंगे यहाँ से, केसर ने रोते हुए उन सब से कहा। लेकिन एक बॉडीगार्ड ने केसर पर गोली चला दी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। तभी एक अनजान औरत की आवाज आई, ये पक्का मर गई ना? काजल ने उसे देखते हुए कहा, हाँ ये मर गई है। ये गुड न्यूज़ हमें उसे भी दे देनी चाहिए। जसई की वजह से हम इस प्लान को इसके अंजाम तक पहुंचा पाए हैं। उसने किसी को फोन किया और सामने से कॉल रिसीव हुई तो काजल ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा प्लान कामयाब हुआ, वो मर गई है, अब हमारा रास्ते में कोई नहीं है। केसर ने मन में कहा, इनके अलावा ये दो अनजान इंसान कौन है? क्या आवेश? पर उसको मौत ने अपने आगोश में ले लिया। वहीं दूसरी तरफ आवेश ड्राइवर के साथ गाड़ी में केसर को ढूंढ रहा था। उसके चेहरे पर फिक्र साफ झलक रही थी। सुबह होने वाली थी। अचानक से उसका फोन बजा। उसने कॉल रिसीव करते ही कहा, केसर का कुछ पता चला? मिनिस्टर साहब, हमें रेलवे ट्रैक पर उनकी लाश मिली है, आप लखनऊ सिटी हॉस्पिटल आ जाए। सामने से पुलिस कमिश्नर ने जवाब दिया और आवेश के हाथ से फोन छूट गया। उसने हड़बड़ाते हुए ड्राइवर से कहा, सिटी हॉस्पिटल चलो। ड्राइवर ने उस तरफ चला गया। आवेश ने केसर को अस्पताल में जो भी कड़वी बातें बोली थी वो सब याद आ रही थी। कुछ बाद हॉस्पिटल में यहाँ आवेश पहुंच गया था। वहां पर मुर्दाघर में पहले से ही जय, संजय, भैरव और मधु पहुंच चुके थे। वो लोग केसर की लाश देखकर रो रहे थे। जय की आंख से भी आंसू बह रहे थे। ये मर नहीं सकती बाबूजी, केसर मर नहीं सकती, वो भरे हुए गले से भैरव से बोला। तो वो रोते हुए सामने से गुस्से में बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। केसर, केसर, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकती, हमें माफ कर दो, हमें तुमसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। आवेश आते ही जैसे ये बोलते हुए केसर की लाश के पास आया तो भैरव ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, मत छुओ हमरी पोती, कातिल हो तुम उसके। हम महादेव से यही प्रार्थना करत हैं कि अगर उसको फिर से जन्म मिले तो वो तुमसे उतनी ही नफरत करे जितना उसने तुमसे प्यार किया था, वो तुम्हें कभी प्यार ना करे। आवेश की आंख से आंसू बहकर गाल पर आ गया। भैरव ने जय की तरफ देखते हुए कहा, और तू तो उसका बाप कहलाने लायक ना कभी था, ना कभी होगा। महादेव हमरी पोती के गुनहगारों को कभी माफ ना ही करे। मधु केसर के पास आई और उसकी लाश का सिर सहलाकर रोते हुए बोली, केसर बेटा उठ जाओ, हमारे बच्चे, हमने तुम्हें अपनी गोद में पाल पोस कर बड़ा किया है, हम तुम्हें ऐसे नहीं देख सकते, उठो बेटा। केसर, केसर, उठो बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम अभी तक सो रही हो, सुबह के 9 बजे बज चुके हैं। इस आवाज को सुनकर केसर ने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वह तो एक आलीशान कमरे में लेटी हुई है। उसने खुद को देखा तो चौंक गई। वह तो मर चुकी थी ना, तो फिर कमरे में कैसे पहुंची? तभी उसने उस कमरे को ध्यान से देखा। वो कमरा उसका अपना कमरा था। वो इस वक्त अपनी बुआ के घर में थी। उसके सामने उसकी बुआ, मधु और फूफा, संजय, बर्थडे केक के साथ उसके सामने खड़े हुए थे। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी और केसर इस वक्त नाइट ड्रेस में थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, उन दोनों ने मुस्कुराते हुए उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाया। केसर को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो बेड से उठकर बैठ गई। जब उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे कैलेंडर पर पड़ी तो वहां 15 दिसंबर लिखा था, जिसे ये देखकर चौंक गई। अवनी सोच रही थी, क्या आज उसका जन्मदिन है? क्या उसकी और आवेश की शादी अभी नहीं हुई? तो फिर उसने जो देखा
वह क्या था? क्या वो सपना था या उसका पुनर्जन्म? केसर, केसर, उठो बेटा। आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम अभी तक सो रही हो। सुबह के 9 बजे बज चुके हैं। इस आवाज को सुनकर केसर ने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वह तो एक आलीशान कमरे में लेटी हुई है। उसने खुद को देखा तो चौंक गई। वह तो मर चुकी थी ना? तो फिर कमरे में कैसे पहुंची? तभी उसने उस कमरे को ध्यान से देखा। वो कमरा उसका अपना कमरा था। वो इस वक्त अपनी बुआ के घर में थी। उसके सामने उसकी बुआ, मधु और फूफा, संजय बर्थडे केक लेकर खड़े हुए थे। हैप्पी बर्थडे टू यू। उन दोनों ने मुस्कुराते हुए उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाया। केसर को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो बेड से उठकर बैठ गई। जब उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे कैलेंडर पर पड़ी तो वहां 15 दिसंबर लिखा था। जिसे ये देखकर चौंक गई। केसर सोच रही थी, क्या आज उसका जन्मदिन है? क्या उसकी और आवेश की शादी अभी नहीं हुई? तो फिर उसने जो देखा वो क्या था? क्या वो सपना था या उसका पुनर्जन्म? बेटा कहाँ खो गई? केक कट करो। हमारी बेटी आज 25 साल की हो गई है। मधु ने मुस्कुराते हुए ये बोलकर उसका सिर सहलाया और उसका साथ देते हुए संजय ने कहा, हाँ बेटा जल्दी से केक कट करो, फिर हमें तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट भी देना है। उन दोनों की बात सुनकर केसर हैरानी से मन में बोली, ये सब क्या हो रहा है? ये सब तो हमारे साथ पहले भी हुआ। ये सपना नहीं था। उसने मधु को देखते हुए कहा, बुआ जी क्या आप दोनों हमारे लिए न्यू लैपटॉप लेकर आए हो? हाँ बेटा। मधु और संजय हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखकर बोले। मधु ने उसकी गाल पर हाथ से सहलाते हुए कहा, बेटा तुमने अच्छे से गैस किया। तुमने कहा था ना कि तुम्हारी परसों शिवानी से झड़प हुई थी। उसने गुस्से में तुम्हारा लैपटॉप तो दिया था। हम तुम्हारे लिए लैपटॉप लेकर आए हैं। केसर ने मन में खुद से कहा, शायद ये गैस था। दादू, दादू अभी तक आए नहीं। वो भी आने वाले हैं ना? केसर ने उन दोनों को देखते हुए कहा। मधु और संजय दोनों फिर से हैरान हो गए। संजय ने हड़बड़ाते हुए पूछा, बेटा आज तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हारे दादू तो तुम्हें सरप्राइज देने के लिए बिना बताए आने वाले थे। तुम्हें कैसे पता उनके बारे में? उसकी बात सुनकर केसर ने मन में खदूं से कहा, हे महादेव ये सच हमारा पुनर्जन्म है। मतलब सच में हमें उन लोगों ने मार डाला था। पर अब हम क्या करें? किसको बताएं इस बारे में? कुछ देर बाद उसने मन में खुद से कहा, हाँ एक शख्स है जिसे हम इस बारे में बता सकते हैं। बुआ जी फूफा जी आप खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी केक कट करवाओ हमारा, हमें दादू के आने से पहले उनके पास पहुंचना है। हम उन्हें सरप्राइज देने गांव जाने वाले हैं। केसर ने उन दोनों को देखते हुए कहा। वो दोनों केसर के रवैये से हैरान थे, पर फिर भी उसकी खुशी के लिए सब कुछ भूलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे। केसर अपने पापा के साथ नहीं बल्कि अपने बुआ फूफा के घर रहती थी, क्योंकि उसके पापा ने उस औरत से शादी की थी जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और जिसके उसके पापा से शादीशुदा होते हुए नाजायज संबंध थे। उनका बेटा जश्न उनकी शादी और केसर के जन्म से 1 साल पहले पैदा हुआ था। लखनऊ में बने सीएम निवास में जय अपने बेटे झन और काजल के साथ रहता था। इधर केसर की बुआ के कोई औलाद नहीं थी और उसके फूफा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे। केसर के दादा भी अपने बेटे के साथ नहीं बल्कि गांव में अपने भाई के परिवार के साथ रहते थे। वहां पर उनकी काफी जमीन जायदाद और बड़ी सी हवेली थी। केसर बर्थडे केक कट करने के बाद रेडी होकर गांव के लिए गाड़ी में निकल गई थी। भैरों का गांव, भैरों की हवेली। वो अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर रेडी हो रहा था। उसने कुर्ता और धोती के साथ पगड़ी पहनी थी और वो अपने रोबदार चेहरे की सफ़ेद मूंछों को ताव दे रहा था। मोहन मोहन और कितना टाइम लगेगा? हमारी पोती का जन्मदिन है, हमें जल्दी शहर निकलना है। वो दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला कि वहां से अंदर आते हुए केसर ने मुस्कुरा कर कहा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं दादू, हम आ गए हैं आपके पास। हमरी शेरनी, जन्मदिन मुबारक हो। महादेव तुझे लंबी उम्र दे।
केसर उसके गले से लग गई थी और वो उसे सहलाते हुए दुआएं दे रहे थे। केसर ने उनको देखते हुए कहा, दादू हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप हमारी बात पर विश्वास करेंगे ना? हाँ बेटा, पर पहले पता तो का बात है। भैरू ने सवाल किया और केसर ने उसको पूरी बात बताई, जिसे सुनकर भैरू ने हैरानी से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तूने कोई सपना देखा होगा। सपना नहीं, सच था दादू। आपको भरोसा नहीं हो रहा ना, तो हम आपको कुछ बताते हैं जो सिर्फ आपको पता है और किसी को नहीं पता। आप हमारे लिए घड़ी लेकर आए हैं और कुछ देर पहले पापा ने आपको फोन करके हमें उस गुंडे से शादी करने के लिए मनाने को कहा। केसर ने कहा तो भैरू हैरानी से बोला, हे महादेव, ये सच है। अभी 5 मिनट पहले हम तुम्हारे पापा से बात कर रहे थे। हमने उन्हें मना कर दिया है। हम उस गुंडे आवेश से तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। नहीं दादू, हम ये शादी करेंगे, केसर ने जवाब दिया। भैरो का गांव, भैरो की हवेली। वो अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर रेडी हो रहा था। उसने कुर्ता और धोती के साथ पगड़ी पहनी थी और वो अपने रोबदार चेहरे की सफ़ेद मूंछों को ताव दे रहा था। मोहन, मोहन, और कितना टाइम लगेगा? हमारी पोती का जन्मदिन है, हमें जल्दी शहर निकलना है। वो दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला कि वहां से अंदर आते हुए केसर ने मुस्कुरा कर कहा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं दादू, हम आ गए हैं आपके पास। हमारी शेरनी, जन्मदिन मुबारक हो। महादेव तुझे लंबी उम्र दे। केसर उसके गले से लग गई थी और वो उसे सहलाते हुए दुआएं दे रहे थे। केसर ने उनको देखते हुए कहा, दादू हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप हमारी बात पर विश्वास करेंगे ना? हाँ बेटा, पर पहले पता तो का बात है। भैरू ने सवाल किया और केसर ने उसको पूरी बात बताई, जिसे सुनकर भैरू ने हैरानी से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तूने कोई सपना देखा होगा। सपना नहीं, सच था दादू। आपको भरोसा नहीं हो रहा ना, तो हम आपको कुछ बताते हैं जो सिर्फ आपको पता है और किसी को नहीं पता। आप हमारे लिए घड़ी लेकर आए हैं और कुछ देर पहले पापा ने आपको फोन करके हमें उस गुंडे से शादी करने के लिए मनाने को कहा। केसर ने कहा तो भैरू हैरानी से बोला, हे महादेव, ये सच है। अभी 5 मिनट पहले हम तुम्हारे पापा से बात कर रहे थे। हमने उन्हें मना कर दिया है। हम उस गुंडे आवेश से तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। नहीं दादू, हम ये शादी करेंगे, केसर ने जवाब दिया। बोरा गई हो बिटिया, तुम्हारे पापा का दिमाग खराब है। उसके चक्कर में अपनी जिंदगी मत खराब करो। तुम्हें महादेव ने दूसरा मौका गड़िया है, इसको संभाल लो। हम तुम्हारे पापा की एक भी नहीं चलेने देंगे। भैरू ने उसकी बात काटते हुए कहा। केसर ने उसकी बात काटते हुए कहा, ये तो आपने पहले भी बोला था, पर पापा ने आपकी भी नहीं सुनी थी। उन्होंने हमें इस शादी के लिए मजबूर करने के लिए बहुत बड़ी चाल चली थी। केसर ने उसे कुछ बताया, जिसके बाद भैरू गुस्से में बोला, उस गुंडे की इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें किडनैप करके शादी का प्लान बनाए। उसे तो आज ही उसकी कुर्सी से उतरवा देंगे हम। कैसे दादू? उसके जैसे गुंडे को किसी का डर नहीं है। कुर्सी तो उसके बाप की जागीर है, जो उसे विल में लिख कर देकर गए हैं। आपको वो एसडी कॉलेज वाला केस याद है? केसर ने भैरू को याद दिलवाने के लिए ये सब कहा। तो भैरू जी सोच में पड़ गए और उन्हें याद आया एक दृश्य। फ्लैशबैक। कुछ दिन पहले, कुछ देर पहले, कुछ लड़कों को पुलिस की वन में लेकर जाया जा रहा था। उस वन के पीछे कमिश्नर की गाड़ी आ रही थी और वो फोन पर आवेश से बात कर रहा था। इन चारों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कल इनकी कोर्ट में पेशी है मिनिस्टर साहब। अब बताइए उन लोगों का क्या करना है? कमिश्नर ने फोन पर सीरियस होकर कहा। दूसरी तरफ से आवेश ने बताते हुए बोला, कमिश्नर, उन सब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तो उसकी पेशी हमारे सामने होगी, ना कि किसी कोर्ट में। दूसरी तरफ से कमिश्नर ने थोड़ा सोचते हुए बोला, हमें भी यही लगता है कि उन सब का फैसला किसी कोर्ट से बेहतर आप खुद कर सकते हैं, तो आप ही कर दीजिए। हमारा तो फिर एक ही फैसला है और वो है मौत, आवेश उसे जवाब देते हुए बोला। कमिश्नर दूसरी तरफ से हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले, तो दे दीजिए। वैसे भी वो सब कौन से राह भूले बच्चे हैं, जिन्हें थोड़ा डांट पट कर सुधारा जा सकता है।
वो सब क्रिमिनल्स हैं। आवेश उससे पूछते हुए बोला, पर हमें लगा था कि तुम उन सबको कानून के हिसाब से सजा देना चाहते हो, इसीलिए उनको सीधा शिफ्ट करने ले जा रहे हो। नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि उन सब के पिता ऐसा होने नहीं देंगे। वो सब अपने बच्चों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, और हम सब अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी सिर्फ उन सबको उम्र कैद दिलवा पाएंगे, कमिश्नर ने उसे जवाब देते हुए कहा। वो सब ऐसो आराम से अपनी सजा काट कर बाहर आ जाएंगे और फिर वही सब करेंगे। इससे अच्छा है यहीं पर इस सिलसिले को खत्म कर दिया जाए, बाकी हम देख लेंगे। उसके बाद कमिश्नर ने कॉल रख दिया और आवेश एक गहरी सांस लेकर गाड़ी से बाहर आ गया। वो इस वक्त एक खंडर के पास और जंगली इलाके में था। कुछ देर में वहां पुलिस की वैन उन लड़कों को लेकर आई और उन लोगों को उस खंड में लाया गया तो वो बेहोश थे। पुलिस ने उन सब को वहां खंड में फेंक दिया। आवेश ने उन सब को देखते हुए कहा, हमारे राज में कानून तोड़ोगे और हम देखते रहेंगे, क्या समझा था हमें। उसने पुलिस को वहां से भेज दिया और अपने आदमियों बुलाया कर उन सब पर पेट्रोल छिड़का दिया। वो खुद उनके सामने कुर्सी पर बैठ गया और ऐसा करते ही उसने अपनी जेब से लाइटर निकालकर उन लड़कों के ऊपर फेंक दिया। वो सब लोग आग के सेक से होश में आए और चीखते पुकारने लगे और तब आवेश अपने आदमी को देखते हुए बोला, सुबह होने से पहले हमें इन सब का नामो निशान इस दुनिया से गायब मिलना चाहिए। उस आदमी ने उसे जवाब देते हुए बोला, हो जाएगा। उसके बाद आवेश वहां से चला गया। फ्लैशबैक एंड। और उसने सच में उनका नामो निशान मिटा दिया था और दुनिया के सामने ऐसे दिखावा किया जैसे कि वो बहुत ही चिंतित था इस बात से कि वो लोग गायब हो गए। केसर ने सारी बात याद करवाते हुए भैरव से कहा। तो भैरव ने उसकी गाल पर हाथ रखते हुए कहा, ये तो सच है बेटा, और अब हमें लग रहा है कि वो होगा जो इन सब के साथ मिलकर तुमको मारने की कोशिश करेगा, तुम्हारे मर्डर का मास्टरमाइंड आवेश सिंह रावत। यही तो हमें भी लग रहा है, इसीलिए हम उससे शादी करके उसके सारे इरादों को चकनाचूर कर देंगे। हम अपनी पीठ पीछे साजिश करने वाले एक एक शख्स को उसके सामने सजा देंगे। केसर ने गुस्से में मुठियां भरते हुए जवाब दिया। तो अब क्या करना है तुम्हें? वो तुम्हें फिर से नुकसान पहुंचाएगा। भारू उसकी गाल पर हाथ रखते हुए बोला। सामने से मुस्कुराते हुए केसर ने समझाया, दादू सुनिए, हम क्या करने वाले हैं। वो उसे कुछ बताने लगी और कुछ देर बात करने के बाद उसने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, अब आगे क्या होगा हमारे इस प्लान का वो तो आपको पार्टी में पता चलेगा। तो देर किस बात की, जल्दी तैयार हो जाओ, फिर हम पार्टी में चलते हैं। भारू ने उसका साथ देते हुए कहा। केसर ने हाँ में सिर हिलाया और वो रेडी होने चली गई। सीएम निवास, लखनऊ। शाम का समय। यहाँ पर केसर के जन्मदिन के लिए उसके पापा ने पार्टी रखवाई थी। पार्टी में गेस्ट्स आने शुरू हो गए थे। सारी अरेंजमेंट्स घर के गार्डन में की गई थी। पार्टी की एंट्री गेट में जय पार्टी में आने वाले गेस्ट्स का वेलकम कर रहा था। आवेश शिवानी और अपनी बुआ दिशा के साथ पार्टी में आया। दिशा के पति के मरने के बाद वो आवेश के साथ ही उसके घर में रहती है। आवेश को देखकर जय ने कहा, वेलकम होम मिनिस्टर आवेश। आवेश ने हाथ जोड़कर जय को स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू सर, इट्स ग्रेट प्लेजर फॉर अस। जय को शिवानी ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते सर। जय ने शिवानी को स्माइल करते हुए कहा, नमस्ते बेटा, और हमें सर मत कहो बेटा, तुम केसर से 1-2 साल बड़ी होगी, लेकिन हमारे लिए तुम हमारी बेटी केसर की तरह हो, इसलिए तुम हमें अंकल बोला करो। ओके। शिवानी ने स्माइल करते हुए कहा, ओके अंकल। दिशा ने भी हाथ जोड़कर जय को कहा, नमस्ते। जय ने भी आगे से हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते दिशा जी। वो लोग आगे कुछ करते उससे पहले ही वहां पर काजल और जश्न आ जाते हैं। काजल और जश्न को देखकर जय ने अपने चेहरे पर स्माइल के साथ उसे आवेश के परिवार से इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, मीट माई लवली वाइफ काजल एंड माई सन जश्न। काजल और जश्न आवेश के परिवार से मिलते हैं। जश्न को देखकर शिवानी ने मन में कहा, ओह, तो जय अंकल के एक बेटा भी है। जश्न भी शिवानी को देख खुश होकर मन में बोला,
ये होम मिनिस्टर की बहन को तो हम पटाएंगे अब। इस शादी हो गई तो हम केसर का मुंह बंद कर सकते हैं। आवेश को खोया हुआ देखकर जय ने कहा, तुम सब केसर का वेट कर रहे हो ना? वो तैयार होने में बहुत टाइम लगाती है, इसलिए अभी तक नहीं आई। जय की बात सुन आवेश कुछ बोल पाता उससे पहले ही केसर, भैरव, मधु और संजय पार्टी में एंटर करते हैं। काजल ने स्माइल करते हुए कहा, लो हो गई पार्टी में केसर की एंट्री। सभी केसर की ओर देखते हैं। नेट की साड़ी में केसर इतनी सुंदर लग रही थी कि पार्टी में मौजूद सभी गेस्ट्स की नज़र उस पर जम गई थी। केसर ने आवेश को देखकर मन में खुद से कहा, हमारे सारे दुश्मन आज यहाँ मौजूद हैं, एक एक को उसके दिमागी फितरत की सजा देंगे अब हम। केसर को दूर से देखकर जय ने स्माइल करते हुए कहा, लो भी केसर आ गई। जय केसर के पास चला गया। केसर को देखकर शिवानी मुंह बना लेती है। जय ने केसर को साड़ी पहने हुए देखकर स्माइल करते हुए कहा, केसर बेटा तुम इस साड़ी में परी लग रही हो। 25 पहले तुम्हारी मॉम गीता ने आज ही के दिन हमारी गोद में एक नन्ही परी को थमाया था और वो नन्ही परी आज इतनी बड़ी हो गई है। हम बहुत खुश हैं। केसर ने उसे टोंच मारते हुए कहा, मॉम आपको याद है अभी तक हमें तो लगा था कि आप उन्हें भूल चुके होंगे, या बर्थडे पार्टी में बड़े बड़े लीडर्स आए हैं इसलिए ऐसे बात कर हैं। हम अच्छे से जानते हैं आपको पापा। आप अगर हमसे प्यार करते तो अपनी 5 साल की बेटी को उसकी माँ के मरने के बाद बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजते। जय ने गुस्सा दबाकर केसर को सहलाते हुए कहा, बेटा आज के दिन तो हमसे अच्छे से बात कर लो। आज तो हमने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी पार्टी रखी है। भारों की कड़कती हुई आवाज आई, ये पार्टी तूने अपने नेताओं के लिए रखी है, हमारी पोती के लिए नहीं। भारों की बात सुन जय चुप हो गया था। भारों ने अपनी बात पूरी करते हुए जय को कहा, तू ना जाके अपने नेताओं को संभाल, हमारी पोती को परेशान मत कर। जय ने मुंह बनाकर भैरव को कहा, आप सब की वजह से ही हमारे और केसर के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो आज हम उन दूरियों को खत्म कर देते हैं पापा। आप कब से हमें शादी के लिए बोल रहे थे, वो भी अपने प्यारे होम मिनिस्टर के साथ, तो हमने सोचा कि शादी करके आपकी आखिरी इच्छा पूरी कर देते हैं। केसर ने जी को देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर जय, मधु और संजय के साथ साथ उस तरफ आ रहा आवेश भी चौंक गया था, क्योंकि उसने भी केसर की बात सुन ली थी। उसने मन में खुद से कहा, ये हमसे शादी के लिए मां गई, पर ये तो हमसे नफरत करती थी, फिर इसने हाँ क्यों की है? क्या चल रहा है इसके दिमाग में? सीएम निवास, लखनऊ। शाम का समय। केसर ने आवेश को देखकर मन में खुद से कहा, हमारे सारे दुश्मन आज यहाँ मौजूद हैं, एक एक को उसके दिमागी फितरत की सजा देंगे अब हम। केसर को दूर से देखकर जय ने स्माइल करते हुए कहा, लो भी केसर आ गई। जय केसर के पास चला गया। केसर को देखकर शिवानी मुंह बना लेती है। जय ने केसर को साड़ी पहने हुए देखकर स्माइल करते हुए कहा, केसर बेटा तुम इस साड़ी में परी लग रही हो। 25 साल पहले तुम्हारी मॉम गीता ने आज ही के दिन हमारी गोद में एक नन्ही परी को थमाया था और वो नन्ही परी आज इतनी बड़ी हो गई है। हम बहुत खुश हैं। केसर ने उसे टोंच मारते हुए कहा, मॉम आपको याद है अभी तक हमें तो लगा था कि आप उन्हें भूल चुके होंगे, या बर्थडे पार्टी में बड़े बड़े लीडर्स आए हैं इसलिए ऐसे बात कर हैं। हम अच्छे से जानते हैं आपको पापा। आप अगर हमसे प्यार करते तो अपनी 5 साल की बेटी को उसकी माँ के मरने के बाद बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजते। जय ने गुस्सा दबाकर केसर को सहलाते हुए कहा, बेटा आज के दिन तो हमसे अच्छे से बात कर लो। आज तो हमने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी पार्टी रखी है। भारों की कड़कती हुई आवाज आई, ये पार्टी तूने अपने नेताओं के लिए रखी है, हमारी पोती के लिए नहीं। भारों की बात सुन जय चुप हो गया था। भारों ने अपनी बात पूरी करते हुए जय को कहा, तू ना जाके अपने नेताओं को संभाल, हमारी पोती को परेशान मत कर। जय ने मुंह बनाकर भैरव को कहा, आप सब की वजह से ही हमारे और केसर के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो आज हम उन दूरियों को खत्म कर देते हैं पापा। आप कब से हमें शादी के लिए बोल रहे थे, वो भी अपने प्यारे होम मिनिस्टर के साथ,
तो हमने सोचा कि शादी करके आपकी आखिरी इच्छा पूरी कर देते हैं, केसर ने जी को देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर जय, मधु और संजय के साथ साथ उस तरफ आ रहा आवेश भी चौंक गया था, क्योंकि उसने भी केसर की बात सुन ली थी। उसने मन में खुद से कहा, ये हमसे शादी के लिए मां गई, पर ये तो हमसे नफरत करती थी, फिर इसने हाँ क्यों की है? क्या चल रहा है इसके दिमाग में? आवेश वो बिना बोले वहां से वापस अपने परिवार के पास चला गया। क्या तुम सच में शादी के लिए तैयार हो गई? जय ने हैरानी से सवाल किया। केसर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ पापा, हमने आपकी आखिरी इच्छा पूरी करने का फैसला कर लिया है। पर तुम तो उसको गुंडा बोल रही थी। याद है पिछली बार जब हमने तुमसे आवेश के बारे में बात की थी? जय ने कहने की कोशिश की, पर केसर ने इस बार उसकी बात काटते हुए कहा, वो पहले की बात थी और ये अब की बात है, और आप चाहें हम उनसे 1 हफ्ते में शादी करने के लिए तैयार हैं। उसकी बात सुनकर इस बार जय मुस्कुराते हुए बोला, बहुत ही बढ़िया फैसला लिया है तुमने। हम आज ही तुम्हारी सगाई की अनाउंसमेंट कर देंगे। अनाउंसमेंट क्यों पापा? आप आवेश से बात कीजिए, हम आज ही उनसे सगाई करने के लिए तैयार हैं। फालतू में टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा? ये बात आपने ही हमें सिखाई है। केसर ने उसकी बात करते हुए जवाब दिया। उसकी बातें सुनकर भैरव जी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मधु और संजय दोनों हैरान थे। जय ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, हम अभी आवेश से बात करके आते हैं, हमें पता है वो ये बात सुनकर बहुत खुश होगा। जय खुशी खुशी वहां से आवेश के परिवार के पास गया, जिसके पास पहले से ही उसकी पत्नी काजल और उसका बेटा जश्न खड़ा हुआ था। उसके जाने के बाद केसर की बुआ मधु ने उसे सवाल करते हुए पूछा, केसर, तुमने शादी के लिए हाँ कैसे बोल दिया? दूध का धुला हुआ मंत्री नहीं है आवेश, तुम खुद ही उसे गुंडा बोलती हो, तो फिर उसके साथ शादी? हमें कभी ना कभी तो शादी करनी ही पड़ेगी। अगर पापा की मर्जी से शादी कर लेंगे तो कम से कम वह हमें ताने तो नहीं देंगे। केसर ने सामने से जब ये जवाब दिया तो संजय ने उसको समझाते हुए कहा, तुम सिर्फ ताने सुनने की वजह से शादी कर रही हो। केसर बेटा, ये गलत है। तुम्हें इतनी छोटी बात के लिए अपने पापा के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम अपनी मर्जी से शादी करना, जिससे तुम्हारी इच्छा हो। हम अपनी मर्जी और इच्छा के अनुसार ही शादी कर रहे हैं। आप दोनों हमारी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। वह गुंडा है तो हम भी वकील हैं। उसके जैसे कितने ही गुंडों को हमने कानून के तरीके से जेल में बंद किया है। अगर उसने हमारे साथ अपनी गुंडागर्दी दिखाई तो हम उसको भी जेल में बंद कर सकते हैं। केसर ने उसको समझाते हुए जवाब दिया। भैरव उन सब की बातें सुनकर बोला, अब तुम सब लोग यहीं पर खड़े रहोगे? चलो अंदर, हमारी पोती का केक भी काटना है। उसकी बातें सुनकर मधु और संजय दोनों केसर और उसके साथ वहां से पार्टी के अंदर चले गए। वे लोग मेहमानों से बातें कर रहे थे और दूसरी तरफ एक कोने में खड़े हुए आवेश की फैमिली के साथ साथ अपनी फैमिली को जय ने केसर की शादी करने की बात बता दी थी। शिवानी उसकी बात सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी। उसने मन में खुद से कहा, अच्छा है वो खुद शादी कर रही है भैया के साथ। अब देखना, शादी के बाद हम उसे चुन चुन कर बदले लेते हैं। वहीं आवेश ने मन में खुद से कहा, आखिर वकील साहिबा इतनी जल्दी हमसे शादी करने के लिए मान कैसे गई? वह तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, फिर चक्कर क्या है उनके ऐसे शादी के लिए हाँ बोलने का? कहाँ खो गए आवेश? क्या तुम्हें यह विचार अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारी सगाई आज ही होने वाली है? जय ने उसको देखते हुए सवाल किया। इस पर आवेश ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि इतनी जल्दी सगाई कैसे होगी, क्योंकि हम अंगूठी नहीं लेकर आए हैं। तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना, हम सारी तैयारी करवा लेंगे। तुम चलो, पहले केसर का बर्थडे केक काटते हैं, उसके बाद तुम्हारी और केसर की सगाई की रस्म पूरी करते हैं। आवेश के दिमाग में यही सवाल चल रहा था कि आखिर में उससे नफरत करने वाली केसर क्यों उससे शादी करने के लिए इतनी उतावली हो रही है। इधर शिवानी को अपनी भाभी बनाकर न जाने किस बात की सजा देना चाहती थी।
कुछ देर में केसर ने अपना बर्थडे केक काटा और उसके लिए सबने बर्थडे सॉन्ग प्ले किया। केसर ने सबसे पहले अपने दादा और फिर अपनी बुआ को केक का पहला निवाला खिलाया। उसके बाद उसने केक का एक छोटा टुकड़ा उठाया और आवेश के पास जाकर कहा, खाएं हमारे जन्मदिन का केक, हमारे होने वाले पतिदेव। ये बात उसने धीमी आवाज में कही थी, इसलिए आवेश के अलावा किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वहीं आवेश भी धीमे स्वर में बोला, तुम तो हमसे नफरत करती थी, तो फिर यह शादी क्यों कर रही हो? शायद नफरत प्यार में बदल गई हो। आप आम खाइए, ना कि पेड़ गिनिए। थोड़ी देर में हमारी सगाई होने वाली है और उसके बाद शादी की अनाउंसमेंट। हमारी शादी में बस एक हफ्ता है, हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है। केसर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और आवेश के होठों से केक छुआ दिया। उसके चेहरे पर और काफी लोगों के चेहरों पर सवाल थे। कुछ देर में उनकी सगाई की तैयारी पूरी हो गई। उन दोनों को मेहमानों के बीचों दोनों के परिवारों के साथ खड़ा किया गया। सब लोग बेहद खुश थे। बस आवेश के दिमाग में केसर के लिए बहुत सवाल थे। आवेश और केसर दोनों को काजल ने रिंग्स दी। ये सब देखकर मधु को चिंता हो रही। वहां पर मीडिया भी मौजूद था, इसलिए उनकी लिव फुटेज टीवी चैनल्स पर दिखाई जा रही थी। काजल ने केसर को कहा, बेटा रिंग पहनाओ। आवेश ने केसर की ओर आंखें छोटी करके देखा। वो मुस्कुरा रही थी और दोनों ने रिंग सेरेमनी पूरी की। सभी क्लैपिंग करने लगे। जय ने डीजे से माइक लेकर उस पर अनाउंस करते हुए कहा, आज हमारी बेटी केसर की सगाई आवेश के साथ करके हम बेहद खुश हैं और हमें पता है कि आप सब भी हमारे इस फैसले से बेहद खुश होंगे। तो इस खुशी को दोगुनी करने के लिए हम आपको एक और न्यूज़ देने जा रहे हैं कि हम अपनी बेटी की शादी अगले इसी दिन करने वाले हैं। तो आप सब हमारी बेटी के मंगलमय अवसर पर आकर इसे अपना आशीर्वाद देना मत भूलिएगा। सब लोग उनके लिए तालियां बज रहे थे। ये न्यूज़ का लिव टेलीकास्ट हो रहा था। एक 26-27 साल का लड़का एक गाड़ी को ड्राइव करते हुए जा रहा था और उसकी गाड़ी में लगी स्मॉल लेड टीवी स्क्रीन पर पार्टी की फुटेज शो हो रही थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, केसर शादी कर रही है, वो भी इस आवेश के साथ। उसने अचानक से ब्रेक लगाई और अपना फ़ोन लिया। उसके हाथ कांप रहे थे और उसने उन्हीं कांपते हुए हाथों से फ़ोन मिलाया तो दूसरी तरफ पार्टी में केसर का फ़ोन रिंग हुआ। उसने अपना फ़ोन देखा और वो उस इंसान से बात करने के लिए फ़ोन लेकर एक तरफ चली गई। हेलो सात्विक, केसर ने कॉल रिसीव करते ही जवाब दिया। सामने सात्विक जो गाड़ी में बैठा वो हड़बड़ाते हुए बोला, केसर हम 2 दिन के लिए दिल्ली क्या आए? तुमने हमारे पीछे से इतना बड़ा फैसला ले लिया, क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने जा रही हो? सात्विक तुम इतना हाइपर मत होयो, हम जो भी करने जा रहे हैं वो अपनी लाइफ संवारने के लिए जा रहे हैं। हमारे पापा इस शादी से बेहद खुश हैं, इसलिए हम ये शादी कर रहे हैं, केसर ने जवाब देते हुए कहा। सामने से सात्विक ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम जरूर हमसे कुछ छुपा रही हो। दूसरी तरफ शिवानी पार्टी में आवेश को हग कर रही थी। उसके चेहरे की खुशी देखकर लग रहा था कि उससे ज्यादा आज केसर की सगाई से को खुश नहीं है। भैया, आज आपने उस केसर से सगाई करके हमें बहुत बड़ी खुशी दी है। आप हमारे लिए उस लड़की से शादी करने जा रहे हैं जिसे आप हद से ज्यादा नफरत करते हैं। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा, शिवानी खुश होकर बोली। आवेश ने उसकी गाल से हिलाते हुए कहा, विश्वास करो शिवानी, हम तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब वो केसर तुम्हारी खुशियों के बीच कभी नहीं आएगी। शिवानी ने मन में कहा, अगर फिर भी वो हमारी खुशियों के बीच आए तो हम उसे इस बार परमानेंटली अपने रास्ते से हटा देंगे। क्या केसर बच पाएगी अब शिवानी के इरादों से? क्या रिश्ता है सात्विक और केसर का? क्यों करता है आवेश केसर से नफरत? जानने के लिए हमारी कहानी के साथ बने रहिए। इसको आगे सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।